जाजिम 2-3 महीने तक तो सिर्फ अब्दुल को देखता रहा। बज़ाहिर बहुत ही अच्छी आदत व अतवार के मालिक थे, खुश मिजाज भी थे, लेकिन अपने असूलों के बहुत पाबंद थे। एक बार उस्ताज़ा के साथ गपशप कर रहे थे, फिर महफिल ख़त्म होते ही सब चले गए। बस अब्दुल और जाजिम रह गए थे। अब्दुल भी उठने लगे तो जाजिम ने इनसे सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। आपसे एक ज़ाती सवाल पूछ सकता हूँ? जाजिम की तरफ देखकर वो मुस्कुराकर बोले, मेरी ज़ात सब पर ही आया है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? हालांकि ये सुन्नत नबी है। जाजिम के सवाल अब्दुल को कुछ देर चुप से हो गए। कुछ ताफुक के बाद बोले, शादी मैंने की थी। पेशानी पर तकफ़ुर की गहरी लकीर थी, लेकिन अब्दुल गनी ने तो बताया कि आपने शादी नहीं की, आप अकेले रहते हैं। वो इस वक्त दुनिया में आया नहीं था। बात बहुत पुरानी हो चुकी है। बीवी को छोड़ क्यों दिया आपने? जाजिम की बातों में माथे पर बल डाले मुतज्जिस हुए बोले, मैंने नहीं छोड़ा, बल्कि इसने मुझे छोड़ दिया। बड़ी रंजीदगी से अब्दुल ने कहा, क्यों, उन्होंने क्यों छोड़ा आपको? ये सवाल तो मैंने भी खुद से कई बार पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। तो मैं क्या जवाब दूँ? एक करब था अब्दुल के चेहरे पर। क्या वो खुश नहीं थी आपके साथ? बहुत खुश थी। आंखों में उमड़ती नमी जैसे अब्दुल ने दिल में उतारी थी। तो क्या आप खुश नहीं थे? एक कड़वा ज़ब्त था जो जाजिम से बैठे जो सामने बैठे लड़के के सामने कर रहा था। मेरे लिए तो इसके साथ गुजारे दिन ही मताए ज़िंदगी हैं, बस हमारी राहें अलग अलग थीं। अगर राहें अलग अलग थीं तो शादी से पहले ये क्यों नहीं सोचा? जाजिम के लहजे में तलखी उतरी थी। 3 महीने से वो भी अंदर भड़कते अलाव को दबाए हुआ था, लेकिन कब तक? सोचा था, लेकिन तब सब कुछ आसान लग रहा था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि आसान नहीं था। जो कदम मैंने उठाया वो नामुमकिनात में था। मैं अकेला था इस राह पर, इसलिए हिम्मत हार गया। वो साथ देती तो दुनिया से लड़ जाता। आवाज़ में बेबसी और कपा थी। साथ तो तब देती जब आप पलट कर दोबारा जहान बेगम की कोठी पर जाते। एक बार तो पलट कर देखते, शायद वो आपकी ही मुंतज़िर थी। जाजिम के मुंह पर ये सब सुनकर अब्दुल के हवास मुअत्तल हुए थे। ये सब तुम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? अब्दुल का तनफ़ुस बिगड़ा था। कौन हो सकता हूँ मैं जो आपसे सवाल करे कि मेरी माँ का क्या कसूर था? बाप के हक अपनी जगह और बीवी का अपनी जगह। माँ, तुम आरा अब्दुल शिद्दत होकर रह गया था। मैं जासिम हूँ, जासिम अब्दुल आपका बेटा। वो तलख लहजे से बोला था। बेटा? अब्दुल का हाथ सीने तक गया था। सब्र का पैमाना लबरेज न हो जाए, वो उठकर वहाँ से चले गए। जाजिम इनके पीछे नहीं किया था। तकलीफ तो वो सह सह कर थक चुका था। अंधेरे में इंतज़ार साफ देख नहीं पा रहा था। शायद ख्वाब था, यह ख्याली अक्स था जो इसे नज़र आ रहा था। यह इसकी तानिया के लिए मोहब्बत के वजह तस्वीर को छू कर देख रहा था। इसके चेहरे की एक एक नश को वो बेयकीनी से छू कर देख रहा था। तानिया के तस्वीर को कई बार वो देख चुका था, लेकिन छूने से पहले वो हवा में तहलील हो जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। वो उसके चेहरे को अपने हाथों से छू कर महसूस कर रहा था। ये आप क्या कर रहे हैं? हाया पीछे हटी थी, लेकिन अगले लम्हे उसे अपने सार में ले चुका था। तानी, तुम इसे सीने के साथ बहुत ज़ोर से खींच लिया, कहीं वो फिर से हवा में तहलील ना हो जाए। इसके वजूद के लफ्ज़ को जैसे अपने अंदर उतारना चाहता था। छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं आप? हया इसकी वरफदगी की तवक्को नहीं कर रही थी, लेकिन इंतज़ार की गिरफ्त बहुत मजबूत थी कि वो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। नहीं, तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम गायब हो जाओगी, छोड़ जाओगी मुझे। इसके सीने से वह मजबूती से लगाए बोल रहा था। बहुत अकेला हो जाऊंगा तानी, बहुत कड़ी मसाफत है मेरी, क्यों छोड़ गई हो तन्हा मुझे, अपने जाजिम को? वो अपने किसी ट्रांस में था, किसी और ही तसव्वुर में, इससे पहले कि वो बेखुदी में कुछ और आगे बढ़ता। लाइट यकदम ही रोशन हुई थी। रोशनी में भी इसके सामने एक जिंदा वजूद बनकर खड़ी थी। अब भी वो गायब नहीं हुई थी, लेकिन खामोश थी, एकदम चुप। इर्तिज़ा लाइट जलती अपनी वज़न से बाहर निकला था। तसव्वुर होता तो छट चुका होता, इसलिए झट से इसे खुद से जुदा किया। सामने तान्या नहीं हया थी, लेकिन थी तान्या के लिबास में, इसी तरह के अंदाज़ अपनाए। चुपचाप इसे देख रही थी। तुम यहाँ? और इस हुलिये में इर्तिज़ा के हलक से आवाज़ मुश्किल निकली थी। वो खामोशी खड़ी रही। इर्तिज़ा ही जल्दी पीछे हटते हुए कमरे से निकल गया। रूमी अभी भी किचन में मोमबत्ती ढूंढ रहा था। इर्तिज़ा फ़ौरन से घर से ही बाहर निकल गया। तेज़ कदमों से चलते हुए एक चट्टान पर जाकर बैठ गया था।
اپنے بے اختیار سرد ہونے والے عمل پر ندامت سی ہوئی تھی۔ تانیہ مر چکی ہے یہ وہ جانتا تھا، لیکن پھر بھی دل میں کہیں یہ بات اب بھی تسلیم نہیں کر پایا تھا۔ روز اس کی تصویر دیتا تھا، اس سے باتیں کرتا تھا، اس کے ساتھ بتایا ہر لمحہ جینے کی کوشش کرتا تھا۔ اس لیے مرتضیٰ کی تصوراتی دنیا میں اب بھی زندہ تھی، لیکن اس لیے کبھی کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچ ہی نہیں پایا تھا۔ لیکن آج اس کے تصور میں جو کچھ حیا کے ساتھ کر بیٹھا تھا، خود پر بھی جی بھر کے غصہ آنے لگا تھا۔ رات دیر تک وہ اسی چٹان پر بیٹھا رہا، دوسری طرف حیا اس کی جسارت پہ ہونس بنی کھڑی رہی۔ چند لمحوں میں دل کی دنیا بدلی تھی۔ جو ہوا تھا اسے غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن آ نہیں رہا تھا۔ برا لگنا چاہیے تھا، لیکن برا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک بار یہی حرکت ہوٹل میں لے جا کر ارسل نے اس کے ساتھ کی تھی، لیکن عزت حیا کو لگا تھا کہ کسی جلتی ہوئی آنکھ نے جھلسانے کی کوشش کی ہو۔ اس نے ارسل کو دھکا دے کر پیچھے ہٹایا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو ہگ می ارسل، وہ چلا اٹھی تھی۔ ہاؤ ڈیئر ڈو دس حیا، کیا بدتمیزی ہے یہ، تم کیسے مجھے دھکا دے سکتی ہو؟ وہ غصے سے، میں تمہارا منہ بھی توڑ سکتی ہوں، کیا سمجھا ہے تم نے مجھے؟ وہ بھی غصے سے لال پیلا ہوئی تھی۔ اوہ شٹ اپ حیا، کیا غلط کیا ہے میں نے؟ تم منگیتر ہو میری؟ منگیتر ہوں، بیوی نہیں ہوں، چلا کر بولی۔ وٹ آر ربش حیا، یہ کیا کنزرویٹی قسم کی باتیں شروع کر دی تم نے؟ تمہارے لیے اتنے تحفے لائے ہوں، پیسے پانی کی طرح بہایا تمہارے لیے، اور تم ہو کے چند گھنٹے مجھے نہیں دے سکتی؟ اصل اگر تمہارے نزد ان تحفوں کی قیمت میری عزت ہے تو مجھے ضرورت نہیں تمہارے کسی تحفے کی۔ اگر منگنی کا مطلب یہ ہے کہ جو تم اس ہوٹل کے کمرے میں میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہو تو میں ختم کرتی ہوں ایسے ہر رشتے کو۔ تمہاری تو یہ حرکت میں آغا جی کو بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کا دروازہ کھولے باہر نکلی تھی۔ ارسل اس کے پیچھے لپکا تھا، لیکن ہوٹل سے نکلتے ہوئے کیب لے کر گھر پہنچی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کے خوب روئی تھی۔ منگیتر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہنسنا باتیں کرنا تو سمجھ آتا ہے اسے، لیکن اس قسم کی نازیبا حرکتیں حیا کو کبھی بھی پسند نہیں تھی۔ ارسل مسلسل اس کے کمرے کا دروازہ نوک کرتا رہا، اس کی منتیں کرتا رہا، یہ بھی وعدہ کرنے لگا کہ وہ دوبارہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ حیا اوپن ڈور بیبی، آئی سوئر دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ نو ارسل، مجھے بات نہیں کرنی تم سے، جاؤ یہاں سے۔ حیا نے صاف انکار کیا تھا۔ 2 دن بعد جا کر حیا نے اپنا منہ ٹھیک کیا تھا، لیکن جو کچھ ابھی ہوا تھا وہ اگر غلط تھا تو اسے غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن ایسا چاہ کر بھی مرتضیٰ کے لیے ایسا کچھ محسوس نہیں کر سکی تھی جیسا کہ ارسل کے لیے تھا۔ شاید وہ اپنی بیوی کی محبت میں انجانے میں سب کر دیا تھا۔ رومان جب کمرے میں آ کر بولا تب ہوش میں آئی تھی۔ کافی دن وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظر چراتے رہے۔ وقت یوں گزرنے لگا۔ حیا نہ چاہتے ہوئے ارتضیٰ کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ حمیرہ 2-3 دن بعد سے ملنے بھی آ چکی تھی۔ حیا عادل پہ کیس کرنا چاہتی تھی، یہ سن کر خوش بھی تھی۔ حیا نے بھی اسی سے پوچھ کر پہلی بار بریانی بنائی تھی اور اس بار بالکل ٹھیک بنی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ڈنر میں آج حمیرہ بھی بیٹھی تھی، وہ بھی ارتضیٰ کے برابر والی کرسی پہ۔ ارتضیٰ کو لگا بریانی حمیرہ نے بنائی ہے۔ تھینکس حمیرہ، بریانی بہت اچھی بنی ہے۔ پہلا چمچ منہ میں لیتے ہی ارتضیٰ نے مسکرا کر حمیرہ کی تعریف کی تھی۔ نو سر، یہ میں نے نہیں، حیا نے بنائی ہے۔ ارتضیٰ نے حیرت سے حیا کی طرف دیکھا تھا۔ ریلی، ناممکنات میں سے ہے کہ حیا ایسا بنا لے۔ حیا کا دل جل کر خاک ہوا تھا، اوپر سے حمیرہ کی ہنسی نے مزید آگ لگائی تھی۔ میں کیوں نہیں بنا سکتی؟ وہ تلخ لہجے سے بولی۔ ارتضیٰ نے سلاد اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا، بنا تو تم سکتی ہو، تمہارے ہاتھ کی عجیب و غریب چیز میں دیکھ چکا ہوں۔ ارتضیٰ نے حمیرہ کو حیا کی پہلی بار بنائی گئی بریانی کا قصہ مزے لے کر سنایا تھا۔ حمیرہ کی بھی ہنسی بند نہیں ہوئی تھی اور حیا کا دل چاہ اٹھ کر چلی جائے۔ دوسرے دن جب ارتضیٰ اور رومان اسکول کے لیے گھر سے نکلنے لگے تو حیا نے ارتضیٰ سے کہا، واپسی پہ میرے لیے ایک کوکنگ کی بک لے کر آئیے گا۔ ارتضیٰ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ کیوں؟ مجھے کوکنگ سیکھنی ہے، وہ تیوری چڑھا کر بولی۔ تو حمیرہ سے سیکھ لو، بہت مزے کا بناتی ہے وہ۔ جی نہیں، مجھے حمیرہ سے نہیں سیکھنا۔ ٹھیک ہے، لا دوں گا تمہیں بک، لیکن اپنے تجربے اپنی حد تک رکھنا، میں اور رومی وہ نہیں کھائیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے صرف حمیرہ اچھا بنا سکتی ہے، میں نہیں؟ آنکھوں میں نمی سی اتری تھی۔ ہاں، مجھے 100% یہی لگتا ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے یہ سب۔ ارتضیٰ یہ کہہ کر چلا گیا۔ اسے ایک کوک بک بھی لاتی تھی۔ کچھ رومان اپنے موبائل پہ اچھی ریسیپی ڈاؤن لوڈ کر لیتا تھا۔ کافی حد تک وہ بنانا سیکھ گئی تھی۔ رومان بہت خوش تھا، پورا دن اس کا حیا کے ساتھ گزرتا تھا۔ مل کر کبھی کبھی باہر بھی چلے جاتے تھے۔ ایک بار ارتضیٰ سے ضد کر کے وہ مری گھومنے گئے تھے۔ راستے سے ارتضیٰ نے حمیرہ کو بھی ساتھ لے لیا تھا،
जितनी देर वो घूमते फिरते रहे हुमैरा मुसलसल इर्तिज़ा से ही बातें करती रही। हया ने नोट किया था वो अब इर्तिज़ा को सर कह कर मुखातिब नहीं कर रही है। पहली बार हुमैरा का इर्तिज़ा के साथ बात करने से खल रहा था। फिर एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए चले गए। अब भी हुमैरा इर्तिज़ा के बराबर वाली कुर्सी पे बैठी थी। अच्छा तुम हया को कंपनी दो, मैं ज़रा खाने का इंतज़ाम कर कर आता हूँ। इर्तिज़ा ये कहकर उठकर चला गया। रूमी भी इर्तिज़ा के पीछे लपका था। बाबा रुके, मैं आपके साथ जाऊँगा। रुमान के जाते ही बात हया ने शुरू की थी। हुमैरा एक बात पूछूँ तुमसे? हाँ पूछो ना हया। तुम इर्तिज़ा को सर क्यों नहीं कहती? क्योंकि अब तो वो हमारे टीचर नहीं है ना, और नाम तो तुम भी लेती हो। हुमैरा ने कंधे लापरवाही से उचकाते हुए कहा, मेरी बात और है, जानती हूँ तुम्हारी और बातों को भी। इर्तिज़ा ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि केस ख़त्म होते ही पेपर मैरिज भी ख़त्म हो जाएगी। फिर तुम अरसल से मोहब्बत करती हो, शादी भी इसी से करना चाहती हो। हुमैरा ने जैसे उसे याद दहानी करवाई थी। हाँ यही सच है, इर्तिज़ा एज में बहुत बड़े हैं हमसे। हया ने एक जवाब पेश किया जिसकी हुमैरा के नज़दीक अहमियत नहीं थी। 10-12 साल का फ़र्क हो, इतना ज़्यादा भी नहीं होता। मुझे तो इनकी पर्सनैलिटी शुरू से ही एक्टिव लगती है, और इनका धीमा लहजा और मेजोरिटी। ओह माय गॉड हया, तुम इनके सामने मेरी ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ किया करो प्लीज़। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि वो मुझसे बात किया करें, लेकिन इनकी तो नज़रें उठती नहीं मेरी तरफ, बहुत लिए दिए रहते हैं। हुमैरा की बात ने हया के दिल के जज्बात को नया रंग देना शुरू किया था। एक जलन थी जो हया को हो रही थी। वापसी पे गाड़ी की फ्रंट सीट पे हुमैरा बैठ गई थी, इसलिए हया को रुमान के साथ पीछे बैठना पड़ा। पूरे रास्ते हुमैरा इर्तिज़ा से मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातें करती रही। वो बस चुपचाप सुनती रही। इर्तिज़ा ने इसकी पसंद रही। मैं आपको डिनर पर बुलाना चाहती हूँ, प्लीज़ आप इनकार नहीं करेंगे? हुमैरा का घर जब करीब आ गया तो इसने मतलबी लहजे से इर्तिज़ा से कहा, हाँ क्यों नहीं, हम आ जाएंगे। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है, क्या मैं आपको रात में कॉल कर सकती हूँ? हुमैरा की इस बात पर हया का दिल जल कर खाक हुआ था। जो कहना है अभी कह दे हुमैरा। इर्तिज़ा ने ऐसी कोई लचक नहीं दिखाई थी। नहीं इर्तिज़ा, वो कॉल पर ही बताऊँगी, इट्स पर्सनल। ठीक है कर लीजिएगा। हुमैरा को उसके खाला के घर छोड़कर वो घर आ गए। रूम में तो आते ही सो गया था। एक हया को नींद नहीं आ रही थी। इर्तिज़ा लॉन्च में मोबाइल पर मसरूफ़ साथ कॉफ़ी पी रहा था। हया कमरे से बाहर आई। इर्तिज़ा के हाथ में मोबाइल देखकर तब सी गई थी। अच्छा तो ये सब चल रहा है, यहाँ फ़ोन का इंतज़ार हो रहा है, मैं भी देखती हूँ कैसे बात करते हैं सुमेरा की बच्ची से। दिल में मौसम इरादा किए, इसे चेहरे पे ऐसे तासुर न डाले जैसे तकलीफ बर्दाश्त कर रही हो। इर्तिज़ा, मेरे सर में बहुत दर्द सा हो रहा है, हया ने एक हाथ सर पकड़ कर कहा। इर्तिज़ा जो फ़ोन पर मसरूफ़ थी उसके पास आ गया। सर में दर्द है क्यों? अब इस क्यों का तो मुझे नहीं पता, चक्कर भी आ रहे हैं, लग रहा है कि गिर जाऊँगी। ये कहकर वो डगमगाई थी। इर्तिज़ा ने इसे पकड़ कर सँभाला था। संभल कर आओ मेरे साथ। वो इसे सहारा देते हुए बेड पर लाया था। तुम शायद थक गई हो, लेटो या मैं तुम्हें मेडिसिन दे देता हूँ, तुम सो जाओ, ठीक हो जाओगी। नहीं मेडिसिन से सर दर्द नहीं हटता। हाँ अगर थोड़ा सा मेरा सर दबा दो तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक गैर मुतवक्का बात पर वह झपटे में आया था। व्हाट, मैं तुम्हारा सर दबा दूँ? हैरत ही इर्तिज़ा के लहजे में। हाँ बहुत दर्द हो रहा, दबा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? वो वैसे ही इसे कराने की कोशिश करता था, इसलिए इसे जब समझाने लगा। हया मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये सब मैं नहीं कर सकता, तुम मेडिसिन ले लो। इर्तिज़ा हिचकिचाहट से बोला। एक तो आपके खातिर में कुर्बानी दे रही हूँ ताकि आप बेकसूर साबित हो जाओ, और आप है कि आपको मेरी तकलीफ़ का एहसास तक नहीं है। आंसू तो 1 मिनट से पहले इसकी आंखों से जारी होते चाहे झूठे ही क्यों ना हो। अच्छा ये रोना बंद करो अपना, वो खौफ में मुबतला हुआ था। हया ने फ़ौरन से आंसू साफ़ किए और लेट गई। इर्तिज़ा इसके बराबर में बैठकर धीरे-धीरे से इसका सर दबाना शुरू किया था, लेकिन जैसे ही फ़ोन की बेल बजी, हया ने उसके हाथ से मोबाइल छीन कर देखा। हुमैरा का नाम सामने जगमगा रहा था। इसने कॉल काट कर फ़ोन ऑफ़ कर दिया। ये क्या हरकत है हया? मेरा सर दर्द हो रहा है, इसकी टून मेरे दिमाग को लग रही है, प्लीज़ फ़ोन को ऑफ़ रहने दें। सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। ड्रामा करना तो बाएँ हाथ का खेल था इसके लिए। इट्स ओके, आँखें बंद करो अपनी और सोने की कोशिश करो। इर्तिज़ा ने भी फ़ोन साइड पे रख दिया। वो आँखें बंद किए लेटी रही, कुछ देर में सो भी गई थी। इर्तिज़ा जब इसे गहरी नींद में सोते देखा तो उठकर रूमी के कमरे में चला गया। तानिया के इंतकाल के चंद दिन के जाजिम गुमान को फीडर पिलाकर सुलाकर किचन में गया था ताकि कुछ खाने को बना सके। तानिया के अचानक मौत ने चंद दिन तक तो कुछ सोचने ही नहीं दिया था।
वहाँ जो मरियम ने इसे संभाला था, खाना भी मरियम ने बना कर फ्रीज कर दिया था, लेकिन ये सिलसिला भी कब तक चल सकता था। अपनी जिम्मेदारियां तो खुद ही निभानी थी। दाल चूल्हे पर चढ़ाकर इसने एक कप चाय बनाई और किचन से बाहर आ गया। डोर बेल हुई। जाजिम ने कप सामने टेबल पर रखा और दरवाज़ा खोला तो कोई अजनबी सा शख्स खड़ा था। जी कौन है आप? जाजिम ने इसे सर से पैर तक देखा। दुबला पतला सा इसी की उम्र का नौजवान था, लेकिन पीली सी रंगत, कमज़ोर वजूद, आंखों के गिर्द हल्के। जाजिम के लिए वो बिल्कुल अजनबी था। क्या ये ज़ूबिया का घर है? जी हाँ। आप कौन? मैं शम्स हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इसका नाम सुनकर जाजिम ने ताज्जुब से इसे देखा था, फिर पीछे हट गया और वो अंदर दाखिल हो गया। जाजिम ने दरवाज़ा बंद किया, उसे बाहर की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। तशरीफ़ रखिए। वो खामोशी से बैठ गया। जाजिम भी इसके सामने कुर्सी खींच कर बैठ गया था। आप यकीनन ज़ूबिया के शौहर हैं? शम्स ने सामने बैठे खुश शक्ल नौजवान की तरफ देखकर पूछा। जी हाँ, मैं इसका शौहर हूँ। आप शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। कुछ दिन पहले एक शॉपिंग मॉल पर आपको ज़ूबिया के साथ देखा था। वो मुझे देखकर चीखने चिल्लाने लगी थी, बेहोश हो गई थी। आपने इसे थामा था। जी, मेरा ही फ़र्ज़ बनता था कि मैं अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करूँ। हर शौहर का फ़र्ज़ है कि वो अपनी वाइफ़ को तहफ़्फ़ुज़ दे। जासिम की बात जैसे शम्स को अंदर से आरे की काट गई थी। मैंने पीछा किया था आप लोगों का, इसलिए यहाँ आपका घर ढूँढने में मुश्किल नहीं हुई। बहुत दिनों से हिम्मत मुश्तबा कर रहा था आपसे और ज़ुबिया से मिलने के लिए। ज़ुबिया का नाम लेते वक़्त वो वक़्त हिचकिचाया था। क्यों मिलना चाहते हैं ज़ुबिया से? आपका इससे मिलना बिल्कुल गैर मुनासिब है, जबकि आप इसे तलाक दे चुके हैं। जाज़िम के मुँह से ये सुनकर शम्स का एक रंग आप पर गुज़रा था। वो समझा था कि शायद जाज़िम हर बात से अनजान होगा, वरना इसे अंदर बुलाने के बजाय बाहर से निकाल देता। मैं बहुत मजबूर होकर यहाँ आया हूँ, बस एक मेरी बात सुन लें, एहसानमंद रहूँगा आपका। शम्स ने बहते आंसू से इसकी इल्तिजा की थी। जी फरमाइए। सूर्या के साथ मैंने जो कुछ भी किया, गलत किया, बुरा किया, बदले में मेरे साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। मेरी बहन मेरे गुनाहों की भेंट चढ़ गई। बुढ़ापे में मेरी माँ की इज्जत पामाल हो गई। वो पागल होकर एक रोड एक्सीडेंट में मारी गई, लेकिन इस वक्त मेरे सर पर कोई जुनून सवार था। ज़ुबैर के भाई ने मेरी बहन को हवस का निशाना बनाया था। मुझे बस किसी तरह इसे मारकर अपने अंदर की आग ठंडी करनी थी। लेकिन जब मैं इनके बारे में सारी मालूमात इकट्ठी की तो पता चला जिस बस से वो गाँव छोड़कर गए थे, वो एक हादसे का शिकार हो चुकी थी। तमाम मुसाफिर मारे गए थे। मैं गाँव दोबारा जा न सका। लोग मुझ पर लानतें भेजने लगे थे। नफ़रत और घिन आते थे खाते थे। मैं वापस लाहौर आ गया। वहाँ एक वर्कशॉप पे काम करने लगा। वहाँ का मालिक मुझसे बहुत खुश था। एक दिन इसने मुझसे कहा मैं इसकी बेटी से शादी कर लूँ, वो मुझे घर दामाद रख लेगा। वो काफ़ी अमीर था। मैंने भी इनकार नहीं किया। मैंने इसकी बेटी से शादी कर ली। वो लड़की बीमार बीमार सी रहती थी। मुझ पर ये बात बाद में खुली। इस लड़की के गैर मर्दों से ताल्लुकात थे और इसी वजह से वो एड्स जैसे मर्ज़ में मुब्तला थी। इसी से इसी से मुझे ये बीमारी लग गई। इसके बाप ने हक महर इतना लिखवाया था कि मैं चाह कर भी उसे छोड़ नहीं सकता था। वो शख्स मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी देता था और किसी गधे की तरह मुझसे काम लेता था, मारता भी था। मैं तंग आकर वहाँ से भाग गया। मैं खुद बीमार रहने लगा था। मुझे लगा शायद मुझे सूबिया की बददुआ लग गई है। मैंने इसे जहाँ भेजा है वहाँ रहने वाली लड़कियों के साथ गैर इंसानी सलूक होता है, इसलिए मुझे भी ऐसी लड़की मिली जो बुरे किरदार की थी। मैंने अपने गाँव का घर बेचा और सारी रकम लेकर शख्स के पास पहुँचा जिसने मैंने सूबिया का सौदा किया था। 5 की जगह इसे 15 लाख देने चाहे कि वो मुझे सूबिया लौटा दे, लेकिन वो मुझे तमस्कराना हंसने लगा। जितने नोटों में तुम इसे खरीदने आए हो, इतने वो एक रात में जमा कर देती है। जाओ यहाँ से, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा तुम्हें। मैं इसके आगे बहुत रोया, गिड़गिड़ाया कि हाथ जोड़े कि मुझे ज़ुबिया लौटा दे, लेकिन इसने मुझे धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। कई दिन मैं इसकी मिन्नतें करने जाने लगा, लेकिन वो नहीं माना। 3 साल से अपनी इस बीमारी से लड़ रहा हूँ ना मुझे मौत आती है, ना ही मेरी तकलीफ़ कम होती है। वो रोते हुए बता रहा था। फिर जाजिम के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। बस एक बार मुझे ज़ुबिया से माफ़ी माँगने दे, एक बार मुझे उसके पैर पकड़कर माफ़ी माँगने दे। बेशक मुझे मार ले, धक्का दे, मुझे गालियाँ बके, मैं सब कुछ सुन लूँगा। बस मुझे माफ़ कर दे, शायद मैं सुकून से मर सकूँ, मेरी अज़ियत कम हो जाए। वो रोते हुए जाजिम की मिन्नत कर रहा था। खुद पे तकलीफ़ आए तो तुम्हें ज़ुबिया याद आ गई, जो तुम सह रहे हो ज़ुबिया की अज़ियत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है।
تم جیسے لڑکے مرد کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے، پہلے لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنساتے ہو، پھر اتنی جو ہمت جرات بھی نہیں رکھتے کہ عزت سے انہیں اپنا سکو۔ صرف ایک بات کا جواب دو مجھے، اگر تمہاری بہن کو کوئی لڑکا بھگا کر لے جاتا تو تم کیا کرتے؟ کیا تم اس لڑکی کی بہن کو چھوڑ دیتے؟ نہیں، تم بھی اس کی بہن کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو زوبیہ کے بھائی نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا ہے۔ جیسے تم کمزور تھے ویسا وہ بھی تھا، مرد ہو کر اپنے بدلے کا نشانہ عورت کو بنانے والے مرد خود کو مرد کہنے سے پہلے ڈوب کے مر کیوں نہیں جاتے؟ اگر مرد کے بچے تو عزت سے اور شان سے کسی کی بہن کو اپنی عزت بناؤ، ساری دنیا کے سامنے سے بیوی کا رتبہ دو، تم نے تو جہنم میں پھینک دیا اسے۔ اب تمہیں معافی یاد آ گئی؟ یہ اچھا اصول ہے دنیا کا، ساری زندگی دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے رہو، ان کی زندگی عبرتناک بنا دو، اور پھر جب خود پہ پڑے تو بس دو لفظ معذرت کے ساتھ چار آنسو بہاؤ، معافی حاصل کر لو۔ معافی چاہیے تمہیں زوبیہ سے، سامنے قبرستان ہے، چند دن پہلے میں اسے اپنے ہاتھوں سے دفنا کر آیا ہوں، جاؤ جا کر مانگ لو اس سے معافی، تمہارے بدلے کی آگ نے مار ڈالا اسے، تمہاری محبت سے شدہ محبت نے اس لڑکی کو ایک بیٹی سے وحشیہ بنا دیا، مر گئی ہے وہ۔ جیسے پہلے شدت غم میں تھا، اسے بلند لہجے میں بول رہا تھا، شم جیسے سن کر تھر کا ہوا تھا، ہذیانی سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ ایسے کیسے مر سکتی ہے؟ نہیں مر سکتی، مجھے معاف کیے بغیر کیسے مر سکتی ہے؟ منی بھی مر گئے، اس نے بھی مجھے معاف نہیں کیا، امی بھی مجھے معاف کیے بنا مر گئے، اور زوبی کس سے معافی مانگوں میں؟ کس کے قتل کا حساب دوں؟ کس کے قتل کا حساب دوں گا اللہ کے سامنے؟ میرے گناہ کا کچھ بوجھ تو ہلکا ہو جاتا۔ شمس پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، کاش کہ یہ میں پہلے جان جاتا تو کبھی یہ سب نہ کرتا، کاش زوبیہ کو کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں۔ کیا ملا مجھے؟ میری نفسی خواہش نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ کافی دیر روتا رہا اور وہاں سے پھر چلا گیا۔ صبح حمیرہ حیا سے ملنے پھر سے پہنچ گئی، اس پر حیا کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ کچھ دیر حمیرہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر حیا سے پوچھنے لگی، رات میں ارتضیٰ کیا جلدی سو گئے تھے؟ میں نے کئی بار کال کی لیکن انہوں نے فون ہی آف کر دیا۔ حمیرہ کی بات سن کر حیا نے ہوں ہاں ظاہر کیا، جیسے کچھ ضروری بات یاد آئی ہو۔ اوہ ہاں، رات کو حمیرہ ایکچولی رات کو میرے سر میں بہت درد تھا، اس لیے ارتضیٰ میرا سر دبا رہے تھے، میں ڈسٹرب نہ ہو جائے اس لیے فون بند کر دیا ہوگا۔ تم دن میں بات کر لیا کرو نا، رات میں تو وہ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ایسے میں نے کہاں کچھ میرے علاوہ یاد رہتا ہے؟ حیا کی بات نے حمیرہ کے ہوش اڑا دیے تھے۔ تمہارے ساتھ؟ وہ حلق کے بل چیخ کر بولی تھی، ایک غیر متوقع بات تھی جو حمیرہ سن رہی تھی۔